हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोशन चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ी थी और उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा था, मैकेनिज़्म की सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी किसी पाथ पर ट्रेवल करे तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल करे, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितनी अपनी पोजीशन में चेंजमेंट करे उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है? शॉर्ट पाथ है। अगर इसको समझें तो कुछ डिस्टेंस वाले डायग्राम को ही देखते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था कि एक बॉडी स्टार्ट हो रही थी पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही थी, ये रहा पॉइंट बी, और पॉइंट बी से मूव करते हुए सी पॉइंट पर पहुंच रही थी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। देन ये सी से ए की ओर मूव करती है, सी से ए की ओर मूव करती है बाय ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। फिर इसके बाद ए से बी पर आती है। तो यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो इस बॉडी का इनिशियल पॉइंट भी क्या था? बी, और लास्ट पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट भी क्या है? बी। तो जब बॉडी एक ही पॉइंट पे वापस आ गई तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में एक एग्जांपल हमने लिया जैसे कि जैसे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस हम एक रेफरेंस पॉइंट ओ से देखते हैं। ओ इज़ द रेफरेंस पॉइंट। अब ओ पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखते हैं तो लेट किया कि पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट ए की डिस्टेंस यानी इनिशियल पोजीशन एक्स आई है। आफ्टर सम टाइम बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर पहुंचती है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डेल्टा डी। उस केस पर पॉइंट बी की ओ से डिस्टेंस जो है वो कितनी है? एक्स एफ है, यानी एक्स एफ इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे आगे बढ़ रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा उसको निकालने का तरीका होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन से अगर हम उसकी इनिशियल पोजीशन निकाल दें तो बॉडी ने ओ के रिस्पेक्ट में कितना अपने पोजीशन में चेंजमेंट किया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओ से ए पॉइंट तक डिस्टेंस की एक्स आई थी, तो एक्स आई इज़ द इनिशियल पोजीशन, एंड आफ्टर सम टाइम ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा डी ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी। So the final position with respect to O is xf. So displacement delta D is xf minus xi। यानी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम हमेशा उसकी फाइनल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसकी इनिशियल पोजीशन से। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी यूनिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक तरह की लेंथ ही मेजर करती हैं, तो लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। अगर हम बात करें तो दो सिस्टम है, सीजीएस और एसआई। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस में इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, जबकि एसआई में इसकी यूनिट कितनी है? मीटर है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, क्योंकि ये पाथ लेंथ मेजर करता है, इसलिए क्या है? एक लेंथ है। फिर
डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर एग्जांपल लें कि हम किसी बस स्टैंड में खड़े हैं और बस स्टैंड से हमने बोला कि यहाँ मतलब जैसे हमने मान लिया कि हम किसी एक प्लेस पे खड़े हैं, उससे किसी दूसरे प्लेस की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। हमने सिर्फ 10 किलोमीटर बोला, बट हमने डायरेक्शन नहीं बोला। 10 किलोमीटर बोला, यानी 10 किलोमीटर मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। इट मीन्स दैट 10 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस। अगर हम बोल दें कि इस बस स्टॉप से, मान लिया कोई जो बस स्टॉप है उससे जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस दूसरा पॉइंट है वो ईस्ट में है, तो मतलब यहाँ पर हमने डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बता दी है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों कंटेन होगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इस केस पर डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट पोजीशन में चेंजमेंट करेगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। सो इसके बेस पर हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। फिर ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा टूवर्ड्स द राइट, मतलब कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला एक एग्जांपल के तौर पे जो ऊपर फिगर में लिया था डेल्टा डी इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो अगर x2 माइनस x1 का जो सब्ट्रैक्शन है वो ज़ीरो से ज़्यादा है तो उस केस पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस केस पर x2 ग्रेटर है x1 से, तो आंसर जो आएगा वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इन शॉर्टली अगर ये भी कहें कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सेस की पॉजिटिव एक्सेस पे चलता है, एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव एक्सेस पे चलता है, तो उस केस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी राइट साइड मूव करे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर अगर x2 माइनस x1 का सब्ट्रैक्शन जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है, यानी ओरिजिन पॉइंट की तरफ जा रहा है। कैसे? सपोज़ किया कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था जहाँ पर उसकी पोजीशन x1 है, कुछ टाइम बाद यह ऑब्जेक्ट ओ की तरफ बढ़ के बी पर पहुंचता है, तो इस केस पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है? x2। तो इनिशियल पोजीशन ए हुआ यहाँ पर और फाइनल पोजीशन हो गया बी। तब उस केस में फाइनल माइनस इनिशियल यानी x2 माइनस x1, x2 इज़ लेस देन x1, तो यहाँ पे क्या होगा? एक वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेस की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिव एक्सेस से नेगेटिव एक्सेस की तरफ बढ़ता है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रहता है और अगर वो मूव नहीं करता है, अगर वो मूव नहीं करता है, या फिर आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर आ जाता है, अपनी पोजीशन पर आ जाता है, तो उस केस पर यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होगा तो उस केस पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो होगा। मतलब इस वीडियो में अगर ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस चल रहा है, यानी x2 और x1 की वैल्यू क्या है? सेम है। x2 x1 की वैल्यू क्या है? सेम है। उस केस पर x2 माइनस x1 का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो ज़ीरो होगा, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो ये बात की हमने डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम अपने अगले पार्ट की बात करें तो इसमें अगला जो टर्म आएगा उसे बोलेंगे स्पीड। स्पीड अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक व्हीकल्स में एक स्पीडोमीटर लगा होता है जिसके थ्रू हम बाइक या व्हीकल की स्पीड को देखते हैं। अब स्पीड की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट हो रहा है उसे हम बोलेंगे स्पीड। मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड। स्पीड को के फॉर्मूले को अगर देखें तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जिसमें वो ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे हम स्पीड। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल, और उस
डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसका रेशियो ही स्पीड कहलाएगा। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इट कैन नेवर बी ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है यानी नंबर है, नंबर कभी नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें यूनिट ऑफ स्पीड की। तो यूनिट ऑफ स्पीड जो है सिस्टम यानी SI CGS सिस्टम में सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, SI सिस्टम में मीटर सेकेंड इनवर्स। निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और जो हमारा टाइम है इसकी यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड। तो मीटर सेकेंड इज़ द SI, मीटर सेकेंड इज़ द SI सिस्टम यूनिट। और अगर हम मीटर यानी लेंथ की CGS में यूनिट बात करें तो लेंथ की जो CGS यूनिट होगी वो सेंटीमीटर, बट टाइम की कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर सेकेंड इनवर्स इन SI सिस्टम एंड CGS में सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि डिफरेंट टाइप ऑफ यानी स्पीड के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं। तो स्पीड की डिफरेंस फॉर्म के बारे में देखें तो सबसे पहले इसमें आता है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी स्पीड जो कहलाएगी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट हर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं हर 5 सेकेंड में, हर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है हर 5 मिनट में। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो स्पीड कहलाएगी वो यूनिफॉर्म कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। फिर जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम इंटरवल में, यानी जितना टाइम लग रहा होगा ऑब्जेक्ट को, यानी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम रेशियो में आगे बढ़ेगा। यानी डिस्टेंस में अगर 10 का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया उसमें टाइम में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 5 सेकेंड्स का हो रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स वाई वी कैन से दैट distance traveled by the object is directly proportional to the time taken। वेरिएबल स्पीड की बात करें, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें स्पीड यानी डिस्टेंस या टाइम में कोई एक चीज़ अनइक्वल होगी। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। इस केस में डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों में सेम रेशियो का चेंजमेंट नहीं होगा। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड अराइज क्यों हुई? एवरेज स्पीड को हमें निकालना पड़ता है ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज़ किया कि एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करता है 5 मीटर इन 10 सेकेंड्स, इसके बाद 2 मीटर इन 8 सेकेंड्स। तो इस तरह से क्या होगा, अलग अलग डिस्टेंस आएगी अलग अलग टाइम में। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल टाइम टेकन यानी जितने टाइम में टोटल टाइम में जितनी भी डिस्टेंस चली है उन सारे सम का जो रेशियो होगा
यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको समझने के लिए फिर से हम जाते हैं ऊपर डिस्टेंस वाले डायग्राम में। अब यहाँ अगर देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 3, 5 एंड 2 है। मान लिया B से C तक जाने में 5 सेकेंड लगा, मान लिया 5 सेकेंड थोड़ा कम टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा हम और इसको एक्सटेंड करके बोलते हैं कि 3 मीटर जो जाने में यहाँ जो टाइम लगा वो 5 मिनट का लगा। फिर C से A तक आने में 5 सेकेंड, और इसी तरह से यहाँ पर। तो मतलब अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस यानी 352 अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। दिस इज़ द एवरेज स्पीड। नाउ इसमें नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर सेकंड पर जो स्पीड होगी उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिसे हम बाइक जब चलाते हैं या कार जब चलाते हैं या किसी भी व्हीकल से चलाते हैं तो देखते हैं उसमें जब रनिंग पोजीशन पे होती है तो हम जब स्पीडोमीटर या मीटर की तरफ देखते हैं तो कभी 60 की स्पीड से चल रहा व्हीकल चल रहा होता है, तो कभी 40 की स्पीड में चल रहा होता है। तो पर्टिकुलर स्टैंड पर हर एक पोजीशन पर क्या होती है, स्पीड चेंज होती है। तो एक इंस्टेंट पर जब हम उसमें बॉडी की स्पीड को देखेंगे तो वो स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक ऐसी स्पीड जो उसी टाइम पर है, इसके बाद नहीं होगी। यानी स्पीड जो है बराबर नहीं होती व्हीकल की, वो घटती बढ़ती रहती है। तो पर्टिकुलर सेकंड पे आप जो स्पीड देखेंगे ऑब्जेक्ट की, उसकी उस टाइम पर जो स्पीड होगी वो आपकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब आगे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसी में वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है, जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड में जो स्पीड रिलेट कर रही थी वो डिस्टेंस से रिलेट कर रही थी, जिसकी वजह से स्पीड जो हो जाती है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका कहलाएगा वेलोसिटी। यानी पोजीशन में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे होंगे तो वो आपका वेलोसिटी कहलाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो हो सकती है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी में ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होगी और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन एसआई सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएस में, तो सीजीएस में डिस्टेंस की यानी लेंथ की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड, तो डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? सेंटीमीटर सेकंड। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेलोसिटीज़ की बात करते हैं अगर, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेलोसिटी जैसे हमारे डिस्प्लेस स्पीड थी, उसी तरह से आपकी वेलोसिटी के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। इसमें हम पहले पार्ट की बात करते हैं जो इसमें आएगा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो हमारी वेलोसिटी है, इससे सबसे पहला जो आएगा वो आपके आएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल पोजीशन में चेंजमेंट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कहलाएगी बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम जैसे स्पीड में बात की थी कि ए बाई डिस्टेंस इक्वल तो टाइम अनइक्वल था, टाइम इक्वल था तो डिस्टेंस
अनइक्वल थी। उसी तरह से यहाँ पर चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल होगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी? मतलब अगर हम अनइक्वल की बात कर रहे हैं यानी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक नई क्वांटिटी अराइज होगी जिसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्योंकि डिफरेंस होगा तो उनका जो रेशियो निकालेंगे उसे बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट जो है 5, 10, 15 चल रहा है, मीटर चलता है, बट टाइम जो लग रहा है एक बार पहले वाले में 2 सेकेंड, दूसरे वाले में 5 सेकेंड, तीसरे वाले में 4 सेकेंड, तो ये टाइम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अनइक्वल का मतलब ये नहीं बढ़ ही रहा हो, बढ़ के घट भी सकता है पर अनइक्वल होगा। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, टाइम अगर इक्वल होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसको और समझा हमने कि लेट किया x1 x2 क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट टाइम t1 t2। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसे बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब ही है कि किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी, स्पीड, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो यू कैन कमेंट, सो आई विल make another video to clear all your doubts. So keep watching and follow me. Then further topic हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. So till then wait and watch.